भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और देश का जो मूल है, एक मूल विचार जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना, सिया राममय सब जन जानी, चेतना एक है, वो मनुष्य मात्र में है। और इसलिए हम कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, आत्मवत मानो। लेकिन केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, प्राणियों में भी वही चेतना है, जीव जंतुओं में भी वही चेतना है, पशु पक्षियों में भी वही चेतना है। और वो चेतना पेड़ पौधों में भी है, नदियों में भी है, पर्वतों में भी है, समुद्र ग्रह नक्षत्र तारों में भी है, एक ही चेतना। और इसलिए भारत ने सबको अपना माना, हर एक आत्मा परमात्मा का अंग है, हम सब एक हैं। उसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। मित्रों, मैं गर्व से भर जाता हूं भारत का ये विचार देख के, केवल मेरा कल्याण नहीं हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब इस सोच की गहराई देखिए, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये भारत का सोच है, भारत के ऋषियों का सोच है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसलिए जो काम भी हमने किया वो सबके कल्याण की भावना से किया। और इसलिए जीविकोपार्जन के लिए भी हम प्राचीन समय में अगर खेती करते थे तो खेती में ये भाव निहित था। मुझे अपना बचपन याद है, मेरा गांव योगी जी नर्मदा जी के तट पर, साधु संतों का आना जाना रहता था, नर्मदा जी की परिक्रमा होती थी। नर्मदा जी के दोनों किनारों पर खेती नहीं होती थी, 1-2 किलोमीटर दूर तक पड़त जमीन थी जिनमें पेड़ होते थे और जिनमें घास होता था, गाय के लिए, बैल के लिए, पशुओं के लिए। मुझे अभी भी याद है बैलों की गले की घंटियां, सवेरे 4 बजे जब बोनी होती थी उसके पहले उठते थे, बैलों को खोलते थे और उनको पड़त जमीन में, जिसको हम अपनी भाषा में वहां बीड़ कहते थे, घास चराने ले जाते थे, पैठ चराना बोलते थे। उस समय केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता था, धरती उपजाऊ थी, अन्न पोषक पैदा होता था। धीरे धीरे धरती पर दबाव बढ़ा, पड़त जमीन समाप्त हो गई। आज मैं देखता हूं आचार्य जी नर्मदा जी के किनारे तो नीचे जहां तक पानी रहता है वहां तक खेती करते हैं लोग, किनारे प्लान कर दिए। बड़े बड़े ट्रैक्टर आए जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ ले गए, चैन वाले ट्रैक्टर कहते थे उस जमाने में। और फिर केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मित्रों, मैं अपने वैज्ञानिकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के अन्न के भंडार भरे और हमको PL 480 जैसा सड़ा गेहूं अमेरिका का नहीं खाना पड़ा। लेकिन समानांतर एक भ्रम मन में बैठता चला गया कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के कुछ होगा नहीं, और फिर प्रयोग होते गए। अगर उत्पादन बढ़ाना तो और ज्यादा खाद, और ज्यादा खाद, और ज्यादा खाद, ऐसे बीज जिनमें पानी ज्यादा लगता है। अब आजकल हम देखते हैं नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां हिमालय से नहीं निकलती कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गंगा जी जैसा उनमें पानी आ रहा है। हमारे यहां तो पेड़ों की जड़ों से बूंद बूंद करके जो पानी निकलता है वही नर्मदा जी बन जाता है, वही बाकी नदियां बनता है। अब खेती में अधिक पानी देने के कारण, क्योंकि नई वैरायटी, तो ज्यादा खाद, ज्यादा पानी, और फिर बीमारियां तो कीटनाशक, और ज्यादा पानी के लिए फिर नदियों में मोटर डाल डाल के पानी निकलना शुरू हुआ तो नदियां सूख गई। नवंबर दिसंबर के बाद नदी में पानी नहीं रहता, नदियों की धार सूखने लगी।
और आज जो परिस्थितियां हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जो परिदृश्य देख रहे हैं, वो सचमुच में बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। मैं देश के कृषि मंत्री के रूप में ये महसूस करता हूं, एक संकल्प हमारा है, उत्पादन घटने नहीं देंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन घटने नहीं देंगे। ये आशंका जो प्रकट करते हैं कि खेती, प्राकृतिक खेती से उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन नहीं घटने देंगे, देश के अन्न के भंडार भरेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात की तरफ बहुत गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर, आखिर कितना कीटनाशक, और उसके कारण क्या दुर्दशा हुई है, क्या दुर्दशा हुई है। मैंने नदियों के सूखने का जिक्र किया। अब हम लोग बरसात में देखते थे अपने गांव में, जैसे पानी गिरता था, केंचुए ऐसे निकल के जमीन से बाहर आते थे, घरों में घुसते थे, उनको हटाना पड़ता था। अब उत्पादन जरूर बढ़ा, लेकिन धरती में केंचुआ देखने नहीं मिलता कहीं। कीट मित्र समाप्त हो गए, जो धरती को उर्वरा शक्ति को बनाए रखते थे, उर्वरक बनाते थे। अब आचार्य जी जो और वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे, एक केंचुआ जमीन में कितने नीचे जाता है, कितनी बार नीचे जाता है, कितनी बार ऊपर आता है, और धरती को इतने सुराख होते हैं कि ऑक्सीजन से लेकर बाकी चीजें भी नीचे जाती है, और फिर वो मिट्टी खा के जो धरती को देता है वो भी खाद होता है। अभी सारे मित्र कीट ये समाप्त हो गए, अलग अलग तरह के जो जीव जंतु थे वो समाप्त हो गए। धरती की सतह आप देखेंगे, पहले जरा सा पानी गिरता था और सूखती थी, पैर रखते थे तो पांव धंस जाता था। आज पत्थर की तरह सतह कड़ी हो गई। मुझे आचार्य जी ने वो ठीक से बताएंगे, एक वीडियो दिखाया जिसमें ऐसी सतह पे उन्होंने जब मशीन से छेद करने की कोशिश की तो कोशिश कर करके थक गए, नीचे नहीं है। और दूसरी तरफ केमिकल फर्टिलाइजर से रहित जो जमीन है, आप उसकी मॉइस्चर देखिए, नमी देखिए, नरमी देखिए। आज पूरी दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण, पूरी दुनिया चिंतित है। आप जानते हैं, हम कई मित्र जानते हैं, उत्पादन खूब बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन यह भी तो हो रहा है कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल रही है। आज हम जो उगा रहे हैं, फल हो, सब्जियां हो, अन्न हो, क्या वो खाने के लायक बचता है? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने मिलती है कि जो पैदा करते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे इसको। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हम विस्तार से मुख्यमंत्री जी को और आचार्य जी को सुनेंगे, लेकिन एक बात अब पूरी तरह से सिद्ध हो गई है कि इस दिशा में अगर लगातार हम आगे बढ़ते रहे तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक नहीं बचेगी, और भविष्य में मानव जाति के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए समय रहते हम चेतें, समय रहते चेतें। मैंने जो एक चेतना की बात कही थी, वो बात इसीलिए कही थी कि हम धरती माता की पूजा करते हैं, मां मानते हैं। अब आज परंपरा भले खत्म हो गई हो, लेकिन उठने के पहले धरती मां की पूजन करते, पे स्पर्श करके माथे से लगाते थे। हम जब खेती करते थे अपने गांव में बचपन में, तो महाराज जी हमारे यहाँ धरती की मछेंद्री माता की पूजन करते थे। बोनी जब पूरी होती थी तो मिट्टी के ढेले रख के बनाते थे, और वह बाकायदा विधिवत पूजा करते थे, और अपनी भाषा में कहते थे पोर में पानी हर बोलो। अब वो पूजा वूजा सब खत्म हो गई, मां का नाता नहीं रहा, केवल स्वार्थों का रिश्ता रह गया। हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल, सब्जी, अनाज, कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे,
जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही है, उसका मन पे मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथ ही सोचना है। मैं फिर दोहराता हूं, अपने वैज्ञानिकों को का मैं अभिनंदन करता हूं। जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इसके साथ अब ये सोचने की जरूरत है कि उत्पादन बढ़ाते हुए घटाए। और ये हो सकता है आचार्य जी, अब तो मैं बेताब हूं, वो कुरुक्षेत्र चलना है, क्योंकि मैंने सुना है, देखा नहीं अब तक। साहिब जी मुझे आज और बता रहे थे, वो पूरी टीम लेके गए थे, क्योंकि आपने प्रयोग करके दिखाए बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और गुणवत्ता तो अद्भुत होती है। अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। साहिब जी कह रहे थे कि आपके यहां जो फल है, सब्जियां, उनका स्वाद, उनकी सुगंध बिल्कुल अलग हो गई। तो ये प्रयोग करके बैठे, ये केवल सैद्धांतिक विचारक नहीं है। इनने अपनी 200 एकड़ जमीन में कुरुक्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं, आज वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और इसलिए अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ में जानता हूं, उनके मन में संकल्प है कि किसी भी कीमत पर धरती को बचाना चाहिए हमको। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक ऐसी नाटिका बने कि जिसका मंचन करें, जिसमें धरती मां कह रही मुझे बचाओ, कितना केमिकल डालोगे, कितना फर्टिलाइजर डालोगे। तो धरती माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे। मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है प्राकृतिक खेती। और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा। दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हरमास का पुतला थोड़ी है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है, हमारा आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। अब ठान लिया तो ये होगा। इसलिए हमारा भी शुभ संकल्प और शिव संकल्प है कि प्राकृतिक खेती को समझा के, कन्विंस करके हम उस कैबिनेट नोट को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। आपके सबके परामर्श से ही उसको फाइनल करेंगे। एक व्यापक जागरूकता का अभियान, किसानों के बीच जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सारे देश के किसानों के सामने रखने के लिए हम कम से कम 1 करोड़ किसानों तक जाएंगे, जिनको प्राकृतिक खेती की विशेषता है और आज की समस्या उससे अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनमें से कन्विंस होकर कम से कम 18 लाख किसान ऐसे निकले जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें। और प्राकृतिक खेती मतलब पूरे खेत में नहीं, प्रधानमंत्री जी भी है नहीं। आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करें, आपके पास 2 एकड़ है तो आप आधे एकड़ में करें, कहीं से तो शुरू करें। बाकी में आप करते रहें जो खेती आज कर रहे हैं, लेकिन अपने जमीन के एक हिस्से पर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग शुरू करें। और एक और प्रयोगशाला बनेगी हमारे कृषि विश्वविद्यालय, योगी जी बता रहे थे, एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि के लिए विश्वविद्यालय के रूप में ही बनाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता। हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इनको हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि ये प्रकाश स्तंभ का काम करे बाकी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती करने वालों के किसान के जो खेत है वो भी प्रयोगशाला होंगे, भावी दूसरों को सिखाएंगे। जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और प्रशिक्षण के साथ साथ एक बात और आती है कि जीवामृत, घनामृत, बाकी चीजें हर एक किसान बनाए, उसमें उनको दिक्कत होती है। ये बना बनाया मिलने लगे कुछ केंद्रों पर, जो किसान चाहे वो बनाए। लेकिन साइंटिस्ट हैं ऐसे हमारे जो ये प्रयोग कर सकते हैं कि भाई अगर मेरी आधा एकड़ जमीन है तो मैं कहां अकेला, तो ये प्रयोग भी किए जा सकते हैं कि इसके सेंटर ही बन जाए। जहां बन रहा है जीवामृत, घनामृत लाए और अपना डाला और अपनी खेती करना शुरू कर दी। इस तरह के कई प्रयोग होंगे, तो इस तरह के केंद्र भी बन जाए कुछ। और उसके बाद
जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा, ये बात सच है कि पहले साल दूसरे साल, क्योंकि जब तक जमीन वैसी है तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डालेंगे। हम केमिकल फर्टिलाइजर पे भी तो सब्सिडी दे रहे हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। और एक किसान अगर सफल हो गया, एक किसान देखेगा कि अगर मैंने आधा एकड़ में किया और मैं सफल हो गया, तो वो और जमीन बढ़ाएगा प्राकृतिक कृषि के लिए। दूसरा किसान जब देखेगा कि इसने की और अच्छी फसल हो रही, तो वो अपने आप देख के सीखेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में ऋषि खेती का, प्राकृतिक खेती का, और जो हम करना चाहते हैं रसायन मुक्त खेती, जिससे मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ हो, फसलों में पानी कम लगे, कीटनाशक और बाकी चीज का खर्चा कम हो जाए, उत्पादन की लागत घटे, और उसके कारण मनुष्य को जो खाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक आहार मिले वो अमृत के तुल्य हो, और इसी से आनंद, प्रसन्नता और सुख की लहर आएगी। हाँ, जो प्राकृतिक खेती का उत्पाद होगा उसके सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे कैसे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है। और ये बात पक्की है, आप सब जानते हैं कि जागरूकता अब इतनी हो गई है कि लोगों को पता चला कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं है, तो लोग वो 1.5 गुने दामों में खरीद लेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही, इसलिए जितनी आवश्यक व्यवस्था है सब करने का प्रयत्न करेंगे। मैं हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं आचार्य जी, तो इसलिए आप लोग जो तय करके बताएंगे उसको हम फॉलो करेंगे। कई बार मंत्री बन के ये गुमान हो जाता है कि अपन ही सब कुछ है, हम ही सब जानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं होता। तो जो विशेषज्ञ बैठे उनका मार्गदर्शन लेंगे, उनकी सलाह लेंगे और मिलकर काम करेंगे, और एक दिन वो लेके आएंगे जब दुनिया देखेगी कि भारत का अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, वो केमिकल रसायन से मुक्त है, पोषक तत्व में भरपूर है, अमृत तुल्य है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत के फल, सब्जियां, अनाज दुनिया के देशों में धूम मचाएगा और हमारा किसान और समृद्ध होगा, देश और आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये संकल्प है, मिलकर हम सब पूरा करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।